हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में पुअर पीजेंट्री ने किस उद्देश्य से महात्मा गांधी उनके पीछे उनके समर्थन के पीछे क्या उद्देश्य छुपा था। पुअर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट interested in the lowering of the revenue demand. Many of them were the small tenants cultivating lands they had rented from the landlords. And as the depression continued and cash income dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. They wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted, and they joined a variety of radical movements often led by the socialists and communists, and apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlord. The Congress was unwilling to support the no rent campaign in most places, so the relationship between the poor peasants and Congress remained uncertain. पुअर पीजेंट्री का जो उद्देश्य था वो केवल हाई रेवेन्यू डिमांड को कम करना नहीं था, बल्कि वो छोटे छोटे स्मॉल टेनेंट्स पट्टे की ज़मीन पे काम किया करते थे। ऐसे छोटे किसान जो थे, जो ज़मींदारों के पट्टे की ज़मीन पे काम किया करते थे, तो उस समय महामंदी के दौर में जब इकोनॉमिक डिप्रेशन का पीरियड आया, तो जब नकद आमदनी गिरने लगी, तो जो छोटे पट्टेदार थे वो ज़मींदारों को उस ज़मीन का भाड़ा चुकाने में असमर्थ थे, जिनको उन्होंने पट्टे की ज़मीनें, किराए की ज़मीनें यानी कि जो लैंडलॉर्ड से ले रखी थी उन्होंने, जिसमें कि ऐसा होता है कि कई बार पट्टे की ज़मीन जब किसान कोई उस पर अनाज उगाता है तो उसका आधा अनाज वो लैंडलॉर्ड को रेंट के रूप में भी दे सकता है और आधा अपने पास रखेगा। और पट्टे की ज़मीन का ये भी मतलब होता है कि वो लैंडलॉर्ड को, जिसकी ज़मीन पर वो काम कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, उसको एक निश्चित अमाउंट में रेंट भी पे करेगा। तो जब आमदनी गिरने लगी, जब फसल से उनको इतना इनकम नहीं हुई, पट्टे की ज़मीनों की फसल से, तो उन्होंने ये मांग की, उनकी ये इच्छा थी कि ज़मींदारों को जो उनको रेंट पे करना था, वो रेंट उनसे माफ़ कर दिया जाए। वे चाहते थे कि ज़मींदारों को जो भाड़ा चुकाना था वो उनको माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में भी हिस्सा लिया, और इन रेडिकल आंदोलनों में उनके जो लीडर थे वो समाजवादी कम्युनिस्ट होते थे, जो कि वर्कर्स के लिए, किसानों के लिए के हित में आवाज़ उठाते थे। लेकिन कहीं रिच पीजेंट्री नाराज़ ना हो जाए, इस बात से भयभीत जो कांग्रेस के लीडर थे, वो इस प्रकार के नो रेंट जो कैंपेन थी, यानी कि भाड़ा विरोधी जो आंदोलन थे, इनमें छोटे पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं मतलब उनके लिए रेलुक्टेंट थे, मतलब वो नहीं समर्थन देना चाहते थे, समर्थन देने में हिचकिचाते थे। इसलिए जो गरीब किसान थे और कांग्रेस के बीच में हमेशा खींचातानी चलती रही, और क्योंकि कांग्रेस को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था अगर वो गरीब किसानों का साथ देते, तो रिच पीजेंट्स और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उनके खिलाफ़ हो जाते, इसलिए वो हमेशा गरीब किसानों का समर्थन करने में हिचकिचाती रही। ये डेडलाइंस दे रखी हैं आपको, डेडलाइंस इंपॉर्टेंट डेट्स की इसमें साथ के साथ बनाते जाना है। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। अब बात आती है कि जो बिज़नेस क्लास था, यानी कि व्यवसायी वर्ग था, उसकी क्या स्थिति थी, उसकी क्या मांगें थी, क्या इच्छाएं थी, क्यों उसने गांधी जी को समर्थन दिया और कब तक दिया और उसके बाद क्यों नहीं दिया। तो व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान Indian merchants and industrialists had made the huge profit and became powerful.
इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। क्यों फ़ायदा हुआ था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड अपनी जो वहाँ से बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें थी वो यहाँ नहीं भेज पा रहा था और युद्ध संबंधी ज़रूरतों को पूरी करने में लगा हुआ था। तो जिनकी मांग इंडिया में थी उनकी आपूर्ति करने के लिए यहाँ के इंडस्ट्रीज़ और मर्चेंट्स पर प्रेशर पड़ा और उन लोगों ने काफ़ी मुनाफा कमाया। Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted British business activities. They wanted protection against the import of foreign goods and a rupees sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. To organize business interests, they formed the Indian Industrialist and Commercial Congress in 1920 and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI in 1927, led by the prominent industrialists like Purushottam Das Thakur and G.D. Birla, and industrialist attacked colonial control over the Indian economy and supported the disobedience movement when it was launched. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले चरण में इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस उद्देश्य से महात्मा गांधी का साथ दिया कि वो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का इंपोर्ट रुक गया था, वैसे ही उसको मेंटेन किया जाए। और क्योंकि तब इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया था, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया था, इनकी इंडस्ट्रीज चल निकली थी, तो वैसे ही ये अभी भी ब्रिटिश इंपोर्ट्स को डिनाई कर रहे थे और विदेशी वस्तुओं के आयात पे प्रतिबंध चाहते थे। तो इस उद्देश्य से इन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया था और वो औपनिवेशिक नीतियाँ जिनके कारण उनकी जो व्यावसायिक गतिविधियाँ थी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, उन पर रुकावट आती थी। जैसे वो लोग हाई टैक्स लगा देते थे, सेल टैक्स हाई कर देते थे, आयात कस्टम ड्यूटी, आयात निर्यात ड्यूटी हाई कर देते थे। तो इन सब के चलते उन्होंने विदेशी व्यापार के बढ़ते हुए प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। व्यावसायिक और इन्होंने अपने हित को संगठित करने के लिए संगठन भी बनाए। जैसे 1920 में इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस, भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस बनाई। 1927 में भी उन्होंने भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ बनाया। और इनको चलाने वाले इन संगठनों के माध्यम से अपनी मांग उठाने वाले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, G.D. बिरला, ऐसे। तो पहले चरण में इन्होंने गांधी जी का साथ विदेशी गुड्स को यहाँ पर आने से रोकने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाने की लालसा में इन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Most businessmen come to see Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist and trade and industries would flourish without constraints. But after the failure of Round Table Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about the prolonged disruption of business as well as of the growing influence of socialism amongst the younger members of Congress. लेकिन इन्होंने इनके साथ स्टार्टिंग में तो इन्होंने साथ दिया महात्मा गांधी का और उस आंदोलन को इन्होंने इकोनॉमिक हेल्प भी दी। आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये स्वराज को
किस रूप में देखते थे, एक ऐसे समय के रूप में देखते थे जहाँ पर कारोबार से औपनिवेशिक पाबंदियाँ नहीं होंगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो शुल्क है वो नहीं देना पड़ेगा, व्यापार शुल्क, और वो अपने व्यापार को मतलब बिना किसी बाधा के ब्रॉटअप कर सकेंगे। लेकिन गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी इंडस्ट्रीज़ की मांग लेकर यहाँ से गए थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने मांगें रखी भी, और फिर कोई वार्ता वो बीच में टूट गई और बिना किसी निष्कर्ष के ही गांधी जी को वापस लौटना पड़ा। तो लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद जब व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी धीरे धीरे फिर उनका उत्साह मंद पड़ गया, और दूसरा वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से डरे हुए थे, क्योंकि पूंजीपति या इंडस्ट्रियलिस्ट ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाना चाहते थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेटाइजेशन होता है मनी का। लेकिन समाजवाद के बढ़ते हुए प्रभाव ने ये बता दिया था कि ये जो आगे जाकर जो मज़दूरों और किसानों के हित में ज़्यादा फोकस करती थी समाजवादी गवर्नमेंट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट समाजवादियों से डरे हुए थे और उन्हें लगता था कि कहीं कुछ और ज़्यादा इसमें ऐसा डिसीज़न ना लिया जाए जो उनके हित में ना हो। The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large number, except in Nagpur region. नागपुर रीजन में मज़दूरों ने हिस्सा लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, बाकी और जो जगह के मज़दूर थे उनमें इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा देखने को नहीं मिला, हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट कम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टे aloof. But in spite of that, some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program, like boycotted of foreign goods as part of their own movement against low wages or poor working conditions. There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur Plateau, the tin mines, wore Gandhiji caps and participated in protest rallies and boycott campaigns. But the Congress was reluctant to include workers' demand as part of its program of struggle. It felt that this would alienate industrialists and divide anti-imperial force. कांग्रेस इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट चाहती थी, इस वजह से वो हमेशा इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सपोर्ट करने में हिचकिचाती रही। औद्योगिक जो श्रमिक वर्ग, जो वर्किंग क्लास था, उसने नागपुर के अलावा कहीं और के मज़दूरों ने इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि जैसे जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मज़दूर कांग्रेस से दूर जाने लगे थे, क्योंकि कांग्रेस को इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट चाहिए था और वो मज़दूरों की मांगों को इतना तवज्जो नहीं दे रही थी। फिर भी कुछ मज़दूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन और ख़राब परिस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की हड़तालें हुई। 1932 में गोदी कामगारों, जो कि गोदी कामगार यानी कि पोर्ट पे जो काम करते हैं, उन मज़दूरों की हड़तालें हुई। 1930 में छोटा नागपुर के 3 खानों के हज़ारों मज़दूरों ने भी गांधी टोपी पहनकर रैलियों में हिस्सा लिया, बहिष्कार किया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मज़दूरों को समाहित करने में हमेशा हिचकिचाती रही, क्योंकि उनको इंडस्ट्रियल सपोर्ट चाहिए था और वो किसी भी हाल में उद्योगपतियों का जिनसे उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी, उनके सपोर्ट को खोना नहीं चाहती थी। और उसको लगता था कि अगर हम
मज़दूरों की मांगों को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बना लेंगे, अपनी मांगों को, उनकी मांगों को का समर्थन करेंगे, उनकी मांगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी। साम्राज्यवाद विरोधी यानी कि औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत जो उन्होंने एक एसोसिएशन बना रखा था, व्यवसायी वर्ग को मिलाकर, कांग्रेस लीडर्स को मिलाकर, अन्य बड़े संगठनों के सदस्यों को मिलाकर, उसमें फूट पड़ जाएगी। अब बात करते हैं कि महिलाओं का क्या योगदान रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। Another important feature of the civil disobedience movement was the large-scale participation of women. During Gandhiji's Salt March, thousands of women came out of their homes to listen to him, and they participated in protest march, manufacturing salt, and picketed foreign clothes and liquor shop. Many went to jail, and in urban areas, these women were from high caste families. In rural areas, they came from the rich peasants' household. Moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. Yet, this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized, and Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home and hearth, be good mothers and be good wives. And for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization, and it was keen only on their symbolic presence. तो अगर महिलाओं की भूमिका की बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी वर्ग की महिलाओं ने गांधी जी के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में साथ दिया, और जब बाइकॉट फॉरेन गुड्स और पिकेटिंग की गई दुकानों की, लिक्वर शॉप की, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना ही अपना पवित्र धर्म दिखाई देने लगा था, और देशभक्तों की तरह वह भी स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का साथ देना अपना धर्म समझती थी। लेकिन उनका ये जो उन्होंने इस तरीके की सार्वजनिक भूमिका निभाई थी, इसका मतलब ये नहीं था कि औरतों की कंडीशन में कोई भारी बदलाव आने वाला था, या वो कोई उनको इस आंदोलन से कोई लाभ होने वाला था। क्योंकि गांधी जी का और कांग्रेस का मानना यही था कि जो वुमेन है उसके लिए हाउस होल्ड वर्क, डोमेस्टिक चोर्स, ये जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। उनको एक अच्छी पत्नी, माँ के रूप में भूमिका का निर्वाह करना ही उनकी राइट ड्यूटी है। इसलिए कांग्रेस हमेशा महत्वपूर्ण पदों पर किसी लेडी को, किसी फीमेल को अपॉइंट करने में हमेशा हिचकिचाती रही, और उनको लगा इनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस ही काफ़ी है। आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए उनका उपयोग किया गया, उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस को ही महत्व दिया गया, बाकी उनको इसका कोई लाभ नहीं मिला।